नमस्कार, आप देख रहे हैं द ऑटरिंग। आज बात श्रीलंका की। श्रीलंका के अंदर सरकार ने आर्थिक इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। ये पहली बार नहीं है जब श्रीलंका को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा है, पर इस बार बात हाथ से निकलती दिखाई दे रही है। हालत इतनी खराब हो चुकी है कि $1 200 श्रीलंकन रुपए के बराबर है। सरकार ने बहुत सारी चीज़ों जैसे गाड़ियाँ, पेट्रोल, कंगा, हल्दी, टूथपेस्ट जैसी चीज़ों के इंपोर्ट यानी आयात पर रोक लगा दी है। इंपोर्ट बैन की वजह से सप्लायर्स ने सामान की होर्डिंग शुरू कर दी है। फूड शॉर्टेज इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि सरकार ने अब फूड राशनिंग शुरू कर दी है, यानी एक परिवार एक समय में कितना सामान खरीद सकता है ये सरकार तय करेगी। इस समय एक परिवार एक महीने में 2 किलो चीनी से ज़्यादा नहीं खरीद सकता, पर सरकार के बयानों से सब कुछ अंडर कंट्रोल है और थोड़े दिन में सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाएगा। मगर कैसे? समस्या काफ़ी कठिन और जटिल है और सरकार का रवैया हालात को बद से बदतर बना रहा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि श्रीलंका की हालत इतनी खराब कैसे हो गई और क्या श्रीलंका वापसी कर पाएगा। उससे पहले आप हमारे चैनल द ऑटरिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। श्रीलंका अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर सारा सामान दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, पर इस समय उसके पास ये सामान खरीदने के पैसे नहीं हैं। कोई भी देश अपने इंपोर्ट का खर्च अपने विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन रिजर्व से उठाता है, पर पिछले कुछ समय में श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व $7.5 बिलियन से घटकर केवल $2.8 बिलियन रह गया है। श्रीलंका के फॉरेन रिजर्व का मुख्य स्रोत यानी सोर्स टूरिज्म है, पर 2019 में ईस्टर सुसाइड बॉम्बिंग्स और 2020-21 के अंदर कोविड के चलते फॉरेन रिजर्व में भारी कमी आ गई है। अब ये सब सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि अभी कोविड है, साल 6 महीने बाद जब वैक्सीनेशन हो जाएगा टूरिज्म भी दोबारा शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे स्थिति बेहतर हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। श्रीलंका की मौजूदा हालात के 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि श्रीलंका के ऊपर विदेशी कर्ज यानी फॉरेन डेट बहुत ज़्यादा है। 2019 के आंकड़ों के हिसाब से जीडीपी का कुल 42% हिस्सा फॉरेन डेट है और जिसकी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट देश के फॉरेन रिजर्व्स से ही होती है। हालात इतने खराब हैं कि पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नए कर्ज लिए जा रहे हैं। इन सब के बावजूद भी श्रीलंका की सरकार को कोई टेंशन नहीं है। जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि ये पहली बार नहीं है जब श्रीलंका को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पहले भी श्रीलंका के पास विदेशी कर्ज बहुत ज़्यादा था, पर तब में और आज में बहुत ज़्यादा फर्क है। जो पुराने लोन्स थे इनका इंटरेस्ट रेट 1% या उससे कम था। इन लोन्स का रीपेमेंट पीरियड भी बहुत ज़्यादा लंबा था, जैसे 15 या 20 साल। इन लोन्स के अंदर एक ग्रेस पीरियड भी था। मान लीजिए मैंने 2020 के अंदर 1000 करोड़ का कर्जा लिया, इसकी किस्त और इसके प्रिंसिपल की रीपेमेंट मैं 2025 से शुरू करूंगा, तो ये 2020 और 2025 के बीच में जो 5 साल का पीरियड है जहाँ पे ना मुझे इंटरेस्ट देना है, इसे कहते हैं ग्रेस पीरियड। पर अब ऐसा नहीं है। 2017 में श्रीलंका ने इंटरनेशनल सॉवरेन बॉन्ड्स यानी ISB के जरिए कैपिटल मार्केट से कर्ज लेना शुरू किया। इन ISB का ब्याज दर 6% या उससे ज़्यादा होता है, रीपेमेंट पीरियड भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है और इनकी पेमेंट प्रिंसिपल पेमेंट के रूप में होती है। मान लीजिए मैंने USA से 1000 करोड़ का कर्ज लिया 6% के ब्याज पर और इसका पीरियड है 3%, तो मैं पहले 3 साल तो अपनी इंटरेस्ट की किस्त 60 करोड़ भरूंगा और 3 साल खत्म होने के बाद मैं 1000 करोड़ एक साथ दूंगा। इसे कहते हैं प्रिंसिपल रीपेमेंट। मोटी मोटी बात यह है कि श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व इन इंटरनेशनल सॉवरेन बॉन्ड से उठाए गए कर्ज को नहीं चुका सकता और इसीलिए वो पुराने बॉन्ड्स के कर्ज को चुकाने के लिए नए सॉवरेन बॉन्ड्स को इशू कर रहा है, जिसके चलते उसकी क्रेडिट रेटिंग बहुत ज़्यादा घटा दी गई है। मतलब ये कि भविष्य में वो और ज़्यादा बॉन्ड्स इशू नहीं कर पाएगा और अगर करना भी चाहेगा तो उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी। अगर समस्या फॉरेन रिजर्व्स की कमी है तो इन फॉरेन रिजर्व्स को कैसे बढ़ाया जाए। श्रीलंका की फॉरेन इनकम का दूसरा सबसे बड़ा सोर्स है एक्सपोर्ट्स। वर्ल्ड का 85% सिनेमन यानी दालचीनी श्रीलंका से आता है। बाकी चीज़ें जो श्रीलंका एक्सपोर्ट करती है उनमें है चाय, मसाले और रबड़।
और यहीं से आती है इन समस्याओं का दूसरा कारण, श्रीलंका की सरकार। श्रीलंका की सरकार, जिसके प्रेसिडेंट है गोताबाया राजपक्षा, वो श्रीलंका को 100% ऑर्गेनिक देश बनाना चाहते हैं। अब इसका मतलब ये है कि श्रीलंका अपने ज़रूरत के सभी खाद्य पदार्थों को इंपोर्ट करने की जगह अपने ही देश के अंदर उगाएगी और ये सारी फसल 100% ऑर्गेनिक होगी, यानी बिना फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की मदद से उगाई जाएगी। और ताकि कोई इन फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का यूज़ ना कर सके, श्रीलंका की सरकार ने इन फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के इंपोर्ट पर भी बैन लगा दिया है। यहाँ पर श्रीलंका की सरकार से जो सबसे बड़ी चूक ये हुई कि उन्होंने इन फर्टिलाइजर्स के रिप्लेसमेंट यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को किसानों तक नहीं पहुँचा पाई, जिसकी वजह से श्रीलंका की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है और जो फसल हुई है वो खराब भी हो गई है। देखिए, ऑर्गेनिक कंट्री एक ख्वाब है जिसे हकीकत बनाना लॉजिकली इम्पॉसिबल है। इसका एक एग्जाम्पल चाइना में माओ के समय देखा गया था, जिसका एंड रिजल्ट भुखमरी की वजह से लाखों लोगों की मौत थी। इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि अगर किसान दाल, चीनी और चाय छोड़कर आलू, चावल, दाल, चीनी ये सब उगाएगा तो श्रीलंका एक्सपोर्ट क्या करेगा, और जब एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो फॉरेन रिजर्व्स कैसे बढ़ेगा, और जब फॉरेन रिजर्व्स नहीं बढ़ेंगे तो वो ना ही कुछ इंपोर्ट कर पाएगा और ना ही वो अपने कर्जे को चुका पाएगा। इन सभी प्रॉब्लम्स का रूट कॉज है श्रीलंका की स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी। श्रीलंका की पिछली सभी सरकारें अपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के टारगेट्स को मीट नहीं कर पाई हैं और श्रीलंका के अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुई है उससे भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ है। इसका एक एग्जाम्पल है हम्बनटोटा पोर्ट। इसे चाइना की मदद से बनाया गया था। इससे उम्मीद तो ये थी कि इससे देश के अंदर FDI बढ़ेगा, फॉरेन इनकम बढ़ेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आखिरी में इसे चाइना को $1.2 बिलियन में 99 साल की लीज पर दे दिया गया। कुछ ऐसा ही हाल मट्टला राजपक्षा एयरपोर्ट का भी हो सकता है, जो इस समय वर्ल्ड का एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट यानी सबसे खाली एयरपोर्ट है। श्रीलंका की इकोनॉमिक और फिस्कल पॉलिसी भी कुछ खास जानदार नहीं है। पिछले सालों में एक्सपोर्ट बढ़ने की जगह घटा ही है और श्रीलंका के टैक्स लॉज इतने कमजोर हैं जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन भी बहुत ज्यादा कम है। इस समस्या से देश को बाहर निकालने के लिए श्रीलंका की सरकार क्या कदम उठा रही है? श्रीलंका के लोगों के लिए इस समय कोई भी गुड न्यूज नहीं है। सरकार ने अपने इंपोर्ट्स को 20% तक कम कर दिया है और वो नए लोन्स को भी अरेंज कर रहा है, जैसे बांग्लादेश से $500 मिलियन का लोन और चाइना से $1 बिलियन का लोन मिल सकता है। जो यहाँ पर नुकसान या बैड न्यूज़ है वो ये है कि श्रीलंका की सरकार ने IMF के बेल आउट पैकेज को लेने से साफ इनकार कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए द ऑटरिंग को।